नमस्कार साथियों, मैं रविंदर दुबे स्वागत करता हूं आपका रविंदर की पाठशाला में। हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो पॉलिटी के हैं, राष्ट्रपति और अनुसूची जैसी चीज़ें लास्ट क्लास में कवर की हैं। आज जो हम चैप्टर करेंगे वो लगभग राष्ट्रपति से मिलता जुलता ही एक जो पोस्ट है या संवैधानिक पद है जिसको हम बोलते हैं राज्यपाल। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जैसे हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था, राष्ट्रपति से जुड़े सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को हमने सबसे पहले देखा था। आज हम सेम उसी तरह राज्यपाल से जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखेंगे। राज्यपाल या इसको बोलते हैं गवर्नर। देखिए, हमारे संविधान में जैसा केंद्र में वैसे ही राज्य में भी संसदीय व्यवस्था की स्थापना हमने की है। थोड़ा मैं उसको समझा देता हूँ। देखिए, केंद्र में हमारे पास जो पद है सर्वोच्च, उसको बोला जाता है राष्ट्रपति। इसी जैसा पद राज्य में कौन सा होता है, उसी को हम बोलते हैं राज्यपाल। केंद्र में मतलब राज्य का जो प्रमुख होता है, जिसको भारत बोलते हैं पूरे राज्य का, उसका प्रमुख होता है राष्ट्रपति। और किसी राज्य में जैसे यूपी, बिहार ऐसे, तो उनका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल। फर्क सिर्फ इतना होता है, ये नियुक्त होते हैं और ये निर्वाचित होते हैं, बस इतना ही। स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी बन जाते हैं। फिर केंद्र में जो पद पीएम का है, जो पावर पीएम की है, वही राज्यों में सीएम की होती है। केंद्र में संसद द्विसदनीय जो हमारी है उसका प्रावधान है। राज्यों में कई राज्य ऐसे हैं, लगभग 6 राज्य हैं टोटल, जहां पर 2 सदन है और बाकी हर जगह जितने भी राज्य हैं उनमें 1 सदन की उनकी विधानसभा है। ये 6 कौन से हैं, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। इसके लिए आप याद रखें कर्नाटक, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद बिहार, फिर उसके बाद ए से आंध्र प्रदेश और फिर उसके बाद तमिलनाडु। ठीक है, इन 6 राज्यों के नाम आप याद रखें। एमसीक्यू पर क्वेश्चन बना हुआ है पहले भी कि किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। ऑप्शन ए यूपी, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, याद रखेंगे 6 राज्य हैं जहां द्विसदनीय विधायिकाएं हैं, मतलब विधानमंडल है, और बाकी राज्यों में एक ही है, विधानसभा। उसी तरह केंद्र में जो मंत्री परिषद होती है, सेम टू सेम मंत्री परिषद राज्यों में भी होती है, राज्यों की मंत्री परिषद। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा केंद्र में संसदीय व्यवस्था की स्थापना है, उसी तरह राज्यों में भी इनकी स्थापना की गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं राज्यपाल से जुड़े महत्वपूर्ण जो हमारे अनुच्छेद हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, जो हमने राष्ट्रपति पढ़ा था, राष्ट्रपति का पूरा जो हमने देखा था, किस भाग में था वो, भाग 5 में, भाग 5 में। और राज्यपाल का पद किस में है, संविधान के भाग 6 में। ठीक है, जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 154 है, 154, ये बताता है कि राज्यों में एक राज्यपाल होगा जो राज्य का प्रशासनिक या फिर राज्य का मुखिया ऐसा कोई पद माना जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 155 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना है, रट जाना है, पेपर में कई बार आया है। अनुच्छेद 155 के तहत क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अपनी मोहर लगे स्टैंप से राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, तो राज्यपाल के बारे में अभी हमें क्या पता चला, राज्यपाल का कोई निर्वाचन नहीं होता, राज्यपाल जनता द्वारा नहीं चुना जाता। राज्यपाल क्या होता है, नियुक्त होता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। और राष्ट्रपति के ये प्रसाद पर्यत होता है, मतलब इसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता कि ये हाँ इतने साल काम करेगा। जब राष्ट्रपति चाहे तब इसको वापस बुला सकता है। चलो इस पे एक और देख लेते हैं, ऐसे कौन कौन से पोस्ट है जिन जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं रहते, इनसे क्वेश्चन बनता है।
देखिए आप तीन चीजें याद रखिए, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके बाद एक CAG, उसके बाद एक पोस्ट है जिसको हम बोलते हैं, ऐसे राज्यों में भी है, एक तो ये CAG चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फिर उसके बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसको हम बोलते हैं महालेखा नियंत्रक परीक्षक, ये और CJI वगैरह, ये सब ऐसे लोग हैं। CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये वो लोग हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं रहते, मतलब इन्हें जब मर्जी राष्ट्रपति नहीं हटा सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद देखिए राज्यपाल से जुड़ा एक और अनुच्छेद जिसको हम बोलते हैं 157। जैसा हमने केंद्र में देखा था राष्ट्रपति की कुछ अहर्ताएं होती हैं, कुछ एलिजिबिलिटी होती है, वैसे ही राज्यपाल के लिए कुछ अहर्ताएं हैं या एलिजिबिलिटी है, कौन राज्यपाल बन सकता है, कौन नहीं बन सकता। फिर अनुच्छेद 159 जो राज्यपाल की शपथ के बारे में बताता है, मतलब राज्यपाल किस आर्टिकल के अनुसार ओथ लेते हैं, तो 159 के अनुसार लेते हैं। फिर उसके बाद राज्यपाल से जुड़ा अनुच्छेद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो 161 है। जैसा राष्ट्रपति के पास 72 के अकॉर्डिंग क्षमादान करने की कुछ न्यायिक शक्तियां हैं, वैसे ही राज्यपाल के पास भी क्षमादान करने की कुछ न्यायिक शक्तियां हैं, मतलब राज्यपाल की न्यायिक या क्षमादान शक्ति, ठीक है। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है, 161 में, ठीक है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 163 याद रखेंगे कि राज्य की मंत्री परिषद, राज्य में एक मंत्री परिषद होगी जो हेल्प करेगी, एड करेगी किसको, गवर्नर को। उसके बाद आर्टिकल 164 याद रखना है, इसमें विभिन्न मंत्रालयों के विभाग, इन सब का वितरण, फिर उसके बाद CM की नियुक्ति और उसके मंत्रियों की नियुक्ति, इन सब की नियुक्ति किस अनुच्छेद से करता है राज्यपाल, 164 के अनुच्छेद से, ठीक है। फिर इसके बाद आप याद रखें आर्टिकल 200, अनुच्छेद 200 क्या है, जब कोई भी विधेयक विधानसभा में आता है राज्य की, फिर वहां से जब वो पारित होता है फिर वो जाता है राज्यपाल के पास। राज्यपाल के पास जब वो जाता है तो उस पर वही राष्ट्रपति जैसे ही 3 चॉइसेस होती हैं, या तो स्वीकार कर ले, या अपने पास रख ले, या पुनर्विचार के लिए लौटा दे, ये 3 चीजें होती है। केवल और केवल धन विधेयक अगर नहीं है तो वो सभी विधेयकों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, राष्ट्रपति भी नहीं लौटा सकता, राज्यपाल भी नहीं लौटा सकता, ये पूछा जाता है। फिर 201 याद रखें, ये वो विधेयक है जिसको राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लेता है राज्यपाल, मतलब राज्यपाल विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रख लेता है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए विधेयक सुरक्षित रख लेता है, तो वो अनुच्छेद है 201। अंतिम अनुच्छेद आप इसमें याद रखें, या तो एक अनुच्छेद और याद रख लीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट है, 202। जैसा हमने केंद्र में देखा था एक अनुच्छेद 112 जिसको हमने नाम दिया था वार्षिक वित्तीय विवरण, क्योंकि मैंने बताया था संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं है, बजट को ही बोला जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो राज्यों का बजट किस अनुच्छेद से आता है, 202 से आता है, इसको मैं बजट ही लिख रहा हूं, नॉर्मल याद रखेंगे, वार्षिक वित्तीय विवरण। अब ये राष्ट्रपति की जैसे संसद में जिम्मेदारी होती है दोनों सदनों में बजट की ले जाने की, ऐसे ही राज्यों में राज्यपाल की 202 के तहत जिम्मेदारी है कि वो दोनों विधानसभा और विधान परिषद अगर कहीं है तो वहां बजट को लेकर जाए या दोनों सदनों में पहुंचाए, ये उसकी की जिम्मेदारी होती है राज्यपाल की। उसके बाद आप याद रखें अनुच्छेद 213, ये 213 किससे जुड़ा है, अध्यादेश से जुड़ा है। अध्यादेश के बारे में वही पावर है इसके पास जैसी राष्ट्रपति पे थी। अध्यादेश तभी लाया जा सकता है जब
एक सदन मतलब विधानसभा का एक ही सदन वाला है तो वो, या दोनों सदन विधान परिषद और विधानसभा में से कोई एक या दोनों ही अपने सत्र में ना हो, तभी वो विधेयक अध्यादेश ला सकता है राज्यपाल। कुछ ऐसे मुद्दे भी होते हैं जिनमें अध्यादेश लाने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होती है इनको, वो इनकी विवेकाधीन शक्तियों में भी थोड़ा सा काउंट किया जाता है। अभी सिंपल आप ये याद रखें किस अनुच्छेद से अध्यादेश लाता है, 213 के तहत राज्यपाल और 123 के तहत राष्ट्रपति। ठीक है, अभी हम यही इतना ही देखते हैं। यही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो राज्यपाल से जुड़े पूछे जाते हैं। इनको अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो हर एग्जाम में आपको इनसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब हम देखते हैं राज्यपाल की एलिजिबिलिटी या फिर अर्हताएं। देखिए राज्यपाल कौन बन सकता है कौन नहीं बन सकता, इसके ऊपर कोई ज्यादा चीजें नहीं है याद करने के लिए, आपको बस कुछ चीजें याद रखनी है। देखिए राज्यपाल बनने के लिए पहले तो वही, जैसे आप भारत के नागरिक होने चाहिए, कोई विदेशी व्यक्ति भारत का राज्यपाल नहीं बन सकता। दूसरा, आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, उम्र से रिलेटेड कई बार पेपर में क्वेश्चन आया, एक बार इसको भी देख लेते हैं। जैसे आपको राष्ट्रपति बनना हो या राज्यपाल बनना हो मतलब गवर्नर, तो आपके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो है 35 वर्ष। आप 35 वर्ष के होने चाहिए तब आप ये बन सकेंगे। एक और इसमें जोड़ लीजिए उपराष्ट्रपति। अगर आपको ये सब बनना है तो आपको 35 वर्ष का होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है, लोकसभा का सदस्य बनना है या मंत्री बनना है तो आप क्या बन सकते हैं, मतलब 25 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए तब आप ये बन सकते हैं। मतलब लोकसभा का मेंबर, सॉरी मैंने मंत्री बोल दिया था, लोकसभा का मेंबर नॉर्मली आप याद रखें 25 वर्ष का व्यक्ति बन सकता है। राज्यसभा का मेंबर कौन बन सकता है, मतलब ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज, तो आप याद रखें 30 वर्ष, मतलब 30 साल का अगर वो है तो वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। सेम इसी तरह अगर 21 वर्ष का है तो वो पंचायत का और नगर पालिका का चुनाव लड़के सरपंच बन सकता है। ठीक है, सरपंच कह लो या प्रधान जिसको बोला जाता है वो बन सकता है। आप ये याद रखें, उम्र से जुड़े कई बार क्वेश्चन आए हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए और सेवा शर्तों में अगर आप देखें तो ये संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर है भी तो जब से ये पोस्ट लेगा या इस पद को लेगा, संवैधानिक पद है, ये कोई रोजगार नहीं है। राज्यपाल का पद केंद्र सरकार के अधीन नहीं आता है और ना ही ये कोई रोजगार है, ये एक संवैधानिक पद होता है। ठीक है, तो अगर इस पे आपको जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों सदनों से इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था लाभ का पद क्या है, इसको संविधान में सही से समझाया नहीं गया है। लाभ का पद जनरली हम मानते हैं कि एक तो आप सरकारी किसी पद पर बैठे हैं या किसी कंपनी से किसी दूसरे संस्थान से आप सैलरी लेते हो, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एलिजिबिलिटियां नॉर्मली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए दी गई है। फिर हम देखते हैं आगे कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है। अभी मैंने बताया कि राज्यपाल के लिए संविधान में नॉर्मली या सामान्यतः, इसके लिए शब्द इस्तेमाल है, सामान्यतः नियुक्त होने के बाद 5 वर्ष का रहेगा। ये नॉर्मली है, सामान्यतः है। लेकिन ये जो पद है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को अपने पास बुला सकता है, इसको पद से हटा सकता है। और यही बहुत
महत्वपूर्ण मुद्दा है। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा अगर कोई डिबेट होती है तो वो इसी पे होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ऐसा माना है कि इसका अचानक से पद से वापस बुला लिया जाना ठीक नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल पर जात पर्यंत होता है, या सीधा बोल देता है राज्यपाल के निर्वाचन में कौन हिस्सा लेता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो राज्यपाल का ना निर्वाचन होता है और ना ही इसका कोई फिक्स टेन्योर होता है। ठीक है, ये नियुक्त होता है और बरसात पर्यंत रहता है, जब भी राष्ट्रपति चाहे बुला सकता है। ठीक है, देखिए पहले क्या होता था, जब संविधान बना उसमें एक राज्य के लिए एक मिनिमम एक तो रहना ही चाहिए राज्यपाल, ऐसी व्यवस्था की गई थी। लेकिन क्या हुआ, 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ। 7वां संविधान संशोधन, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 से क्या प्रोविजन कर दिया गया कि दो या दो से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, दो या दो से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल आज हो सकता है। अब जब राज्यपाल की हम नियुक्ति वगैरह करते हैं ना, तो कुछ मुद्दे होते हैं जिन पे हम नजर मारते हैं या ध्यान रखना चाहिए जब भी नियुक्ति की जाए। ऐसा नॉर्मली माना जाता है कि किया जाए, लेकिन कोई करता नहीं है। जैसे पहला ध्यान रखा जाता है कि इसका राजनीति में ज्यादा इंटरफेरेंस ना हो हाल ही के वर्षों में। दूसरा देखा जाता है कि राज्यपाल जो है, जिस स्टेट में आप उसको अपॉइंट कर रहे हो, वो नॉर्मली उस स्टेट से बिलोंग ना करता हो। जैसे आप यूपी में किसी व्यक्ति को राज्यपाल बना रहे हैं, तो ये ध्यान रखा जाए कि वो यूपी का ना रहे, किसी और राज्य का रहे। ये दो नॉर्मल हम मान सकते हैं कि ये दोनों परंपरा या कुछ कह सकते हो, लेकिन मानता कोई नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आगे। देखिए राज्यपाल और राष्ट्रपति, इन दोनों की तुलना पर कई बार क्वेश्चन बनते हैं। कुछ शक्तियां हैं ऐसी जो राज्यपाल के पास है, राष्ट्रपति पे नहीं है, और कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। देखिए, जो राज्यपाल के पास है उसको हम बोलते हैं स्वविवेक की शक्ति या विवेकाधीन शक्ति। विवेकाधीन शक्ति, विवेकाधीन शक्ति कौन कौन सी है? जैसे कोई भी मान लो ऐसी सिचुएशन आ गई, अजीब सी कह लो, या कुछ ऐसा जैसे राज्यपाल को लगे कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है, ऐसा किसको लग रहा है? राज्यपाल को। तो ये इसकी विवेकाधीन शक्ति है। ये जाकर सीधा राष्ट्रपति से बोल सकता है कि आइए हमारे राज्य में व्यवस्था अच्छी नहीं है, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। तो ये इसकी विवेकाधीन शक्ति हो गई। दूसरी, कोई ऐसा विधेयक राज्य की विधानसभा में आया जिसमें कुछ ऐसा है जो राज्यपाल को लगता है कि इस पर राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी है। जैसे मान लो नीति निर्देशक या डीपीएसपी से रिलेटेड कोई मुद्दा आया, या आर्टिकल 31 से 31 से, मतलब उस समय लैंड रिफॉर्म्स कई हो रहे थे, तो उनसे जुड़ा कोई मुद्दा आया जो संपत्ति छीनने की बात करता हो, या नेशनल जो इंटरेस्ट का कोई मुद्दा हो या राष्ट्र हित का कोई मुद्दा हो, ऐसा कोई विधेयक आएगा तो राज्यपाल क्या करता है? अपनी विवेकाधीन शक्ति का इस्तेमाल करता है, और ये इसका फाइनल डिसीजन होता है। कहीं भी इसके खिलाफ आप नहीं जा सकते। ठीक है, राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति के पास विवेकाधीन की शक्ति नहीं है। उसके बाद राज्यपाल के पास क्षमादान में जो शक्तियां हैं, मतलब ये क्षमादान में क्या कर सकता है? जो मृत्यु दंड है, मृत्यु दंड, इसको क्या कर सकता है? ये माफ नहीं कर सकता। ठीक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, माफ नहीं कर सकता। ठीक है, मृत्युदंड को ये माफ नहीं कर सकता, लेकिन मृत्युदंड की जो तारीख है उसको थोड़ा स्थगित कर सकता है, या इस पर पुनर्विचार करने के लिए किसी राज्य के हाईकोर्ट या किसी से भी सिफारिश कर सकता है पुनर्विचार के लिए, लेकिन माफ नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा, ये सैन्य मामले या सैन्य जो अदालत है उसके डिसीजन पर कार्रवाई नहीं कर सकता।
या सैन्य मामले पर समाधान नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति के पास हमने देखा था ये मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है और सैन्य मामले भी देख सकता है। मतलब जो मार्शल कोर्ट होता है, अगर उसने किसी को सजा दी तो उसको भी माफ करने का राइट किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। ये दो स्पेशल चीजें हैं, बाकी सब कुछ एक दूसरे से जुड़ती हुई हैं। ठीक है, ये दोनों याद रखेंगे। ठीक, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं राज्यपाल के कार्य। राज्यपाल के कार्य या कार्यकारी शक्तियां, उसकी कई सारी शक्तियां, पहले हम कार्यकारी शक्तियां ही देख लेते हैं, हेडिंग बना लेते हैं शक्तियां। राज्यपाल की शक्तियां, पहली कार्यकारी या एग्जीक्यूटिव शक्ति। एग्जीक्यूटिव शक्ति क्या है? जैसे राष्ट्रपति में थी, सेम वैसे ही है कि पूरे राज्य का शासन किसके नाम पर चलाया जाएगा? राज्यपाल का। तो राज्य का शासन राज्यपाल के नाम पर चलाया जाएगा। ठीक है, और उसके नाम पर बनाई विधि सब कुछ क्या होंगे? मान्य होंगे उस राज्य की टेरिटरी में। ठीक है, उसके बाद राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग, जैसे हर स्टेट का एक पीसीएस होता है, उसकी या उसके सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, यहां अध्यक्ष भी लिख लें। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, नियुक्ति राज्यपाल करता है, हटाएगा कौन? हटाएंगे राष्ट्रपति। ये याद रखेंगे, इस पर स्टेटमेंट में यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बने हैं, स्टेट पीसीएस के भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बने हैं, कई जगह बने हैं। ठीक है, उसके बाद जो राज्य का निर्वाचक होता है, मतलब राज्य निर्वाचन आयुक्त, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, जो पंचायत और नगर निगम के चुनाव करवाता है, इसकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति कह रहे हैं, सॉरी, राज्यपाल। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। उसके बाद जो राज्य में वित्त आयोग है, जिसको फाइनेंस कमीशन कहते हैं, राज्य के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? यही करता है। इसमें भी याद रखेंगे, राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। दोनों को याद रखें, स्टेट जो पीसीएस हैं उनके अध्यक्ष और उनके जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल, हटाता कौन है? राष्ट्रपति। सेम ऐसे ही इसमें राज्यपाल नियुक्त करेगा इलेक्शन कमिश्नर को स्टेट के, और हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। वित्त आयोग, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। और इसकी जो रिपोर्ट है वो भी संसद में कौन भेजेगा? इसकी भी, मतलब राज्य लोक सेवा आयोग की और वित्त आयोग की रिपोर्ट को जो राज्य की विधानसभा है उसमें कौन पेश करेगा? मतलब विधानसभा में रिपोर्ट पेश करेंगे। कौन करेंगे? राज्यपाल। ठीक है, इनसे जुड़ी रिपोर्ट्स जो भी होती हैं वो विधानसभा में पेश करते हैं। जैसे सीएजी भी क्या करता है? ऑडिट करता है। तो सीएजी जब ऑडिट कर लेता है तो वो रिपोर्ट किसको भेजता है? राज्यपाल को। फिर वो राज्यपाल अपनी विधानसभा में उसको पेश करते हैं। ठीक है, क्लियर? ये सभी इनकी स्पेशल चीजें नहीं है, जैसे राष्ट्रपति के बारे में आपने देखा है, सेम टू सेम वैसे ही। फिर अब हम देखते हैं इसकी विधायी शक्ति। लेजिस्लेटिव पावर इसके पास कौन कौन सी है गवर्नर के पास? तो देखिए, सदन का सत्र आहूत करना, वही बुलाना, सत्रावसान करना, ये सब कौन करता है? राज्य का राज्यपाल। हर नई विधानसभा को और हर साल विधानसभा की पहले सत्र या पहली बैठक को संबोधित करते हैं। राज्यपाल क्या करते हैं? हर साल की पहली, और जब भी नई लोकसभा चुनी जाए
उसकी पहली बैठक को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। ठीक, उसके बाद पहले आंग्ल भारतीय समुदाय का एक व्यक्ति नियुक्त करते थे, लेकिन मैंने पहले भी बताया जनवरी 2020 से ये प्रोविजन खत्म हो गया है। अब कोई आंग्ल भारतीय समुदाय का कोई सदस्य नियुक्त नहीं करते। लेकिन विधान परिषद में 5 क्षेत्र के लोग, जैसे साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता आंदोलन, ये याद रखेंगे। 5 सेक्टर कौन कौन से, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता। इन क्षेत्रों के जो भी विधान परिषद होगी उसके 1/6 सदस्यों को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, टोटल। लेकिन इन क्षेत्र को याद रखेंगे, इनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। सॉरी, मैं बार बार राष्ट्रपति बोल रहा हूँ, क्योंकि राष्ट्रपति के पास ये सारी शक्तियां हैं। ये वही सारे चीजें हैं, जैसे राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 मेंबर अपॉइंट करता है, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र के। एक एक्स्ट्रा याद रखें जो राज्यपाल करता है उससे मिलाकर। ठीक है, फिर उसके बाद दोनों, इसमें क्योंकि सदन है नहीं, एक इम्पॉर्टेंट चीज, संसद में दोनों सदनों का जो वो होता है जॉइंट सेशन, वो बुला लेता है। लेकिन इसमें सभी राज्यों में तो है नहीं, हो सकता है किसी में हो, तो 6 में जो है उनमें बुलाने का कार्य कौन करेगा, राज्यपाल। मतलब संयुक्त अधिवेशन वैसे तो बुलाया ही नहीं जाता, क्योंकि विधानसभा पे इतनी पावर होती है कि अगर विधान परिषद कोई बिल पारित ना कर रही हो तो वो दोबारा उसे अगर उसको पारित करके भेजते हैं तो फिर वो पारित मान लिया जाता है। इसलिए राज्यपाल जॉइंट सेशन नॉर्मली नहीं बुलाता है। ठीक है, तो याद रखिए। उसके बाद अगर किसी सदस्य की विधानसभा की सदस्यता पर कोई मुद्दा आ जाए या उसके जो वो चुनकर आया उस पर कोई विवाद हो जाए, तो ऐसे समय में जो हमारा इलेक्शन कमीशन है पूरे इंडिया का, उससे बात करता है ये, और उसके बाद ये चेक करता है कि क्या ये सही था या ये गलत था। तो फिर उसकी सीट जो होती है उसको क्या कर देता है, चुना जाता है उसके हिसाब से कि ठीक है या गलत। अगर गलत मानता है तो फिर ये उसको सदस्यता को भंग कर सकता है। ठीक है, मतलब राज्य विधानसभा की सदस्य की निर्भरता के लिए जांच करता है ये, किससे बात करके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। ठीक है, ये इसकी विधायी शक्तियां हो गई। विधायी शक्तियों में वही विधेयक जो मैंने अभी बताया वो भी इसमें आ जाएगा कि किससे कैसे विधेयक रखता है। एक बार इसको समझ लीजिए कि यदि मान लीजिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए इसने राज्यपाल ने बचा लिया या रख लिया, तो अगर वो राज्यपाल से निकलकर राष्ट्रपति के पास चला गया है तो अब उसके बीच में राज्यपाल की सारी टेंशन खत्म, सारी बातें खत्म। अब सब डिसीजन कौन लेगा, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति उसको स्वीकृति दे सकता है, राष्ट्रपति उसको अपने पास रख सकता है और राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया और फिर राज्य की विधानसभा में वो विधेयक फिर लाया गया, तो क्या होगा, अगर वो विधानसभा एज इट इज उसे पास कर दे दोबारा, या फिर उसमें कुछ संशोधन करके पास कर दे और फिर राष्ट्रपति के पास भेजे, तो राष्ट्रपति इसके लिए बाउंडेड नहीं है। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति पर यह बाध्यकारी नहीं है कि वो राज्य विधानसभा का जो विधेयक दोबारा पारित होकर आया है उसको अनुमति दे, जबकि लोकसभा के मामले में ऐसा बाध्यकारी है राष्ट्रपति के लिए कि वो लोकसभा का कोई बिल अगर दोबारा पारित करके भेजा जाए राष्ट्रपति के पास तो उसको स्वीकृति देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है, वो कितनी ही बार पुनर्विचार के लिए राज्य विधानसभा को कह सकता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अगर बने या थोड़ा टफ क्वेश्चन अगर बना तो ये सारी स्टेटमेंट्स आ सकती हैं कि राष्ट्रपति राज्य विधायिका के विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है या नहीं, ऐसा कुछ क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां क्या क्या है राज्यपाल की, देखिए, अगर राज्य के हाई कोर्ट के
जो मुख्य न्यायाधीश हैं, अगर इनकी नियुक्ति होती है तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो क्या करते हैं, सिफारिश करते हैं। किससे? राज्यपाल से। नियुक्ति में सिफारिश की जाती है या सलाह ली जाती है, ऐसा कुछ कह सकते हैं आप। नियुक्त तो राष्ट्रपति करता है लेकिन सलाह ली जाती है। ठीक है। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं उनके जो जज होते हैं या न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश की नियुक्ति ये कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है। हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के उनके राज्यपाल। ठीक है। ये न्यायिक शक्तियां इनकी, बेसिकली आप इनको याद रखें। देखिए, राष्ट्रपति के पास तो कूटनीतिक शक्ति भी होती है। ऐसा आपसे क्वेश्चन बन जाए कि राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति होती है और राज्यपाल के पास कौन सी नहीं होती, तो उसमें देख लीजिए, राष्ट्रपति के पास कूटनीतिक शक्ति भी होती है, आपातकालीन शक्ति भी होती है। ठीक है। लेकिन राज्यपाल के पास ये दोनों शक्तियां नहीं है, मतलब आपातकालीन शक्ति भी नहीं है राज्यपाल के पास, केवल वो सिफारिश कर सकता है कि राष्ट्रपति शासन हमारे यहाँ लगा दीजिए, और कोई नहीं है, और कूटनीतिक भी नहीं है। ठीक है। ये न्यायिक शक्तियां हमने देखी। उसके बाद हम देखते हैं राज्यपाल के पास ऊपर डिबेट चलती है कि इसका जो इलेक्शन है, मतलब निर्वाचन है, क्या ये करवाया जाना चाहिए? क्या राष्ट्रपति जो इसको अचानक बुला लेता है, क्या ये बात ठीक है? तो इस पर कई बार डिबेट हुई कि राष्ट्रपति को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो तो मंत्री परिषद के उस पर बात करते हैं। राज्य में कुछ भी काम करना हो तो जब तक विवेकाधीन शक्ति ना हो तो सारे काम इसको राज्यपाल को भी मंत्री परिषद की सलाह पर ही करने पड़ते हैं। अब अगर हम राज्यपाल का डायरेक्ट चुनाव करवा देते तो क्या होता? एक ही पार्टी का राज्यपाल भी हो जाता, एक ही पार्टी का जो सीएम है वो भी हो जाता, तो दोनों को लेकर डिबेट होती, एक ही पार्टी के होते, तो फिर आप समझ सकते हैं कि पार्टी का ही रुतबा उसमें चलता और सारी जो व्यवस्था है वो खराब हो जाती। फिर अगर राज्यपाल को केवल आप नाम मात्र का ही प्रमुख बनाना चाहते हैं, उसको पावर ज्यादा देना नहीं चाहते, तो उसका इलेक्शन करवा कर खर्चा करना पहले तो भारी मोटा, इतना खर्चा होता है इलेक्शन में, तो वो भी बेकार चला जाएगा। और अगर इसको आपने चुनवा लिया जनता से और इसको पावर भी नहीं दी तो ये भी ठीक नहीं माना जा सकता। ठीक है। तो उस पर डिबेट चलती है। वो मेंस के प्रोस्पेक्टिव से आंसर राइटिंग के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाएगा, आप उसको रहने दें। अभी आप केवल इन्हीं मुद्दों को ध्यान से देखें और इन्हीं पर नोट्स बनाएं और ठीक तरीके से रिवाइज करें। जो मैंने अभी आपको बताया, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। नमस्कार, अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें।